जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखें, ये जो मई के दिन हैं, मई 7 थ्रू मई 10, ये कुछ इम्पोर्टेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में, और इससे कुछ अच्छी और कुछ बड़ी तकलीफ दे यादें वाबस्ता हैं। तो अगर आप 9 मई के हवाले से बात करें तो बड़ी तकलीफ दे ये हमारी हिस्ट्री होगी। ये जब हमारी आने वाली जनरेशन इसको दिखा करेगी तो बड़ी अनफॉर्चुनेटली शर्मिंदगी महसूस करेगी। 9 मई में जो कुछ भी हुआ ये बड़ा ही तकलीफ दे है। इतना जुल्म हुआ, कैसे 10,000 से 40,000 लोगों को पकड़ा गया, कैसे उनको सही ट्रायल नहीं दिया, कैसे उन पे जुल्म किया गया, कैसे बिल्कुल शरीफ और नफ्स लोग थे, लोगों के घर मिसमार किए गए, उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, उन पे सही चालान नहीं किए गए, उनको कोई ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, और फिर ये कहा गया कि ये एक दहशतगर्दी है, ये एक मुल्क दुश्मनी है, और ऐसे ऐसे लोगों पे वो बनाए गए मुकदमात कि जिनका कोई तल्लक ही नहीं था। और इवन खान साहब पे भी बेतहाशा मुकदमात बनाए गए, हालांकि उनको तो पकड़ा हुआ था, और वो इतने ज्यादा मशहूर और इतने नाम वाले लीडर को किस तरह पकड़ के, कॉलर से पकड़ के और यूं ले जाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा आदि मुजरम होता है। ये सारी बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। कितना जुल्म हुआ इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, लेकिन और वो भी तकलीफ दे हैं, मुल्क का ही नुकसान है। लेकिन बात यह है कि कोई भी बिल्डिंग का नुकसान किसी जानी नुकसान के बराबर नहीं गिना जा सकता। देखें कितनी जानें ज़ाया हुई और कितनी फैमिलीज वो डिस्ट्रॉय हुई, डिस्टर्ब हुई, चादर और चार दीवारी डिस्टर्ब हुई। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो तो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका तल्लक खान साहब से या पीटीआई से था, और बड़े पाकिस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं ये। तो ऐसे लोगों पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, उनको इस तरह डिस्टर्ब करना। लेकिन क्या हम उसी माजी में रहेंगे? क्या हम इसमें रहेंगे कि हम जो है वो बदला लेंगे और ये करेंगे? नहीं, ये अगर हम इसी माजी में रहे तो किसी सूरत भी हम मुस्तकबिल में नहीं जा सकते। और फिर हम ये समझते हैं कि हम जो है वो दूसरे मुल्कों के झगड़ों को नपेट के और हम अपनी पर्सनल लीडरशिप चमका के हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर्जे लेके और पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। आप ये याद रख लें, ये भी कभी नहीं होगा। कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आप जितनी मर्जी बड़ी आर्मी बना लें, जितना मर्जी आप अपना इंस्टीट्यूशन डेवलप कर लें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इकॉनमी डेवलप नहीं है और आपके यहाँ सच और अदल इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप डेवलप नहीं कर सकते, आपका मुल्क डेवलप नहीं कर सकता। आप देख लें कि इतने छोटे छोटे मुल्क हैं। सऊदी अरब की बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, यूएई तो बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन आप यूएई की टोटल इकॉनमी देखें और सऊदी अरब की देखें, यानी सऊदी अरब की तकरीबन $6 ट्रिलियन की इकॉनमी है और यूएई की ऑलमोस्ट उससे हाफ है। लेकिन कितने छोटे छोटे से मुल्क हैं, उनकी आबादी देख लें, उनका रकबा देख लें। लेकिन आप देखें पाकिस्तान का रकबा, पाकिस्तान की आबादी कोई मुकाबला ही नहीं है इन सारे मुल्कों से। फिर आप सिंगापुर को देखें, इतना छोटा सा मुल्क है, देखें कहाँ पहुंचा हुआ है। और इवन ईरान को भी देखें यार, ईरान की आबादी जो है वो पाकिस्तान से बहुत कम है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़, और ईरान की आबादी कितनी है? 9 करोड़। लेकिन ईरान का रकबा पाकिस्तान से डबल है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है। ईरान पे इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगी, इतने ज्यादा जुल्म हुए, इतनी ज्यादा उनके पैसे जो है ना वो कितने मुल्कों ने देने हैं जो नहीं दिए हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। लेकिन आप देख लें कि ईरान जो है वो अभी भी पाकिस्तान से बड़ी इकॉनमी है। इतना ज्यादा वार टोर्न है, पूरी दुनिया ने ईरान पे हमला किया हुआ है, अमेरिका ने नाथका बंद किया हुआ है ईरान का। लेकिन देख लें कि ईरान सर्वाइव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वहां अदल इंसाफ है, सच का दौरा है, और वो अपने आप पे इनका इन्हिसार है, लोगों पे इन्हिसार नहीं है। अब देखिए हमारा लोगों पे इन्हिसार है, तो हम इतने बड़े होके भी छोटे हैं, और उनका लोगों पे नहीं है इन्हिसार, अल्लाह पे इन्हिसार है। और यही वो बात है जो सारे पैगंबर समझाने आए, और यही वो पैगाम है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया। क्या उन्होंने कोई लोगों से कर्जे लिए थे? नहीं। क्या उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े जो है वो जंगो जदल किए थे? किए बाद में, लेकिन जब उन पे जो है वो हमले किए गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने मेन काम किया वो अखुवत का निज़ाम पैदा किया, वो मोहब्बत का निज़ाम पैदा किया। और यही वो उसवा है जो ईरान जिस पे किसी हद तक पैरा दे रहा है। और आज देखें ईरान की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन देखें। मैं आपको अर्ज कर दूं कि वो हम माजी से निकलें और मुस्तकबिल की तरफ चलें,
लेकिन उसके लिए हमें रिकंसाइल करने की और थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है। यानी सारे पाकिस्तानियों को दिल बड़ा करना पड़ेगा और हमें एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी हमारे अपने इस्लाफ से और अपने इर्द गिर्द से। चलें आज की एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉफिट्स की एग्जाम्पल नहीं लेते। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। साउथ अफ्रीका में यानी कितना बड़ा पार्टाइड रजीम था और कितना बड़ा रेशियल डिवाइड था। यानी तकरीबन सफेद फार्म ओनली 15% थे और स्याह फार्म 85% थे, और फिर भी सफेद फार्म ने अपनी बाहर के अलायंस से, ब्रिटेन की सपोर्ट से, बाहर की सपोर्ट से 85% को अपना कब्जे में रखा हुआ था और उनके लीडर को अंदर बंद किया हुआ था। कितने साल साउथ अफ्रीका के लीडर बंद रहे? 27 साल बंद रहे। और फिर 27 साल के बाद 91 में जब रिकंसिलिएशन हुई, कैसे रिकंसिलिएशन हुई उसको भी देखना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन जो है ना, वही उनकी पार्टी ने आगे बढ़ के, दिल बड़ा करके, और कुछ बाहर की ताकतों ने उनको आपस में मिलाया और उन्होंने पार्टाइड रजीम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ बाहर की ताकतें आवाज उठाएं, जब तक कि आप खुद नहीं उठते। आपको उठना पड़ेगा अपने हक के लिए, और फिर आपको रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, और फिर आपको एक फार्मूला तय करना पड़ेगा। और जब लीडर को उन्होंने छोड़ भी दिया तो 4 साल तक उनकी हुकूमत नहीं आई। 91 में वो बाहर निकले और 95 में जाके उनकी हुकूमत आई। और नेल्सन मंडेला जो है वो 91 में उनको छोड़ा था और 95 में जाके वो प्रेसिडेंट बने। बड़ा जबरदस्त पैरेलल है आपसे। इमरान खान की उम्र कितनी है? 71। अगर आज भी इमरान खान बाहर आ जाएं तो ही इज अल्हम्दुलिल्लाह इन गुड शेप टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन एंड पुट द कंट्री ऑन द पैथ एंड देन गो ऑन द साइड। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन के चीज़ों को स्टेबलाइज करके और फिर साइड पे होके लोगों को आगे करें। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें माजी से निकलना होगा, इस चीज़ से निकलना होगा कि किसने कितनी ज्यादती की। हमें जो है वो बड़ा दिल करना होगा, और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्म ज्यादती हुई, लेकिन जुल्म ज्यादती का बदला आप मुल्क की स्टेबिलिटी से लें, मुल्क को स्टेबल होने दें। और अगर मुल्क को स्टेबल करना है तो आपको आपस में मिल बैठना होगा, रिकंसिलिएशन करनी होगी। पहली बात यह है कि आपको पुरअमन तरीके से नीचे से आवाज उठानी होगी, वो बहुत जरूरी है। रिकंसिलिएशन के लिए भी जरूरी है कि आप अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करें और आवाज उठाएं। जजेस के लिए आवाज उठाएं, डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाएं, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए आवाज उठाएं। मैं नहीं कहता हो जाएगा, आवाज तो उठाएं। उसके बाद जितने भी हो सकते हैं आपके अलायंसेस, डिफरेंट पार्टी से, डिफरेंट वकला से, जजेस थे, सिविल सोसाइटी से, ह्यूमैनिटेरियन जितनी भी एफर्ट्स हो सकती हैं वो करें। और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के फर्म्स पे आवाज उठाएं और दुनिया के फर्म को अलायंस करवाएं। फिर आपको पता है कि उर्दवान, MBS और MBZ ये कितने ऑलमोस्ट यानी इमरान खान के साथ अनअलाइंड हो चुके थे, लेकिन अब आप देखें कि MBZ तो अनअलाइन रहेगा, लेकिन MBS के अलाइन होने का बहुत इस वक्त अच्छा मौका है, क्योंकि MBS और MBZ आपस में अलाइन नहीं है। यानी मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सुल्तान यानी सऊदी अरब के फरमारवा और UAE के फरमारवा आपस में अलाइन नहीं है। और अब यह है कि जो MBS हैं वो अमेरिका से भी थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि अमेरिका हमारा सेवियर नहीं है। उनको पता चल गया है कि ईरान यहाँ पे है, और अगर हमने ईरान से पंगा लिया तो हमारी इंस्टॉलेशन पे हमला होगा, और अगर वो हमला हुआ तो अमेरिका हमें नहीं बचा सकता। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका को भी कहा कि भाईजान आप हमारे बड़े भाई हो, लेकिन बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमारी टेरिटरी को इस्तेमाल न करें ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने उनको क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आपकी टेरिटरी इस्तेमाल हुई तो आपकी टेरिटरी हिट होगी। तो अब वो चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी दूरी हो अमेरिका से, जो इतनी यारी है ये हमारे हक में सही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी उनको कोई ऐसा लीडर चाहिए जो दरमियान में मेडलिंग कराए, जो न्यूट्रल हो, जिसकी अपनी कोई वैल्यू हो दुनिया में। तो वो क्या आसिम मुनीर हो सकते हैं? तो आसिम मुनीर को कोडूस देना पड़ेंगे कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनकी अपनी स्टेबिलिटी क्या है, उनकी अपने मुल्क में इज्जत क्या है, उनकी अपने अवाम के पीछे पूरी दुनिया में उनकी क्या स्टैंडिंग है। यहाँ इमरान खान का हाल यह है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मुसलमान तो मुसलमान, इंडिया जैसे मुल्क में
जो सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बनता है, जो कट्टर हिंदू है, वो भी कहता है कि मेरा लीडर इमरान खान है। ये है बात। इस तरह का लीडर होगा तो वो MBS की भी जान छुड़ा सकता है, ईरान के लिए भी कोई न्यूट्रलिटी ढूंढ सकता है, और चाइना अमेरिका में भी एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका चाइना में इस वक्त बैलेंस क्रिएट करने की बड़ी सख्त जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो गैप पाकिस्तान फिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा लीडर नहीं है जो किसी बड़े लीडर को समझाने के काबिल हो, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो गैप फिल नहीं हो रहा। आपको पता है ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 साल तक नाहक कैद हुई, क्योंकि उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने जुलेखा जो कि एहराम मिस्र की वाइफ थी उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये बयान किया और हिस्ट्री भी ये बयान करती है कि उनकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। तो चूंकि कमीज पीछे से फटी थी तो ये साबित हो गया कि वो तो आगे भाग रहे थे, अगर वो पीछे जा रहे होते जुलेखा के तो फिर तो कमीज आगे से फटी होती। तो ये कुरान में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बुरहान दिखाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चीज से बाज रखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। और फिर जब उनकी ये हक सामने आया, और यही वो बात है जो इमरान खान जिस चीज पे बैठा हुआ है कि मेरा अल्लाह अल हक है और हक सामने आएगा। और कभी वो कहते हैं कि 9 मई की वो इन्वेस्टिगेशन करवा लो या किसी भी केस की फ्री एंड फेयर ट्रायल करा लो, लेकिन बात यह है कि सबको पता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा तो इमरान खान तो बिल्कुल 100% बेकसूर निकल जाएगा। तो इसलिए तो फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन जब एक रिकंसिलिएशन हो जाएगी, एक रिकंसिलिएशन टीम होगी, तो फिर सबको अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई राह मिल जाएगी। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये बदला लेने से और बदले की आग से हम जुलसते रहेंगे, हम ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी भी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी और पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है और इस वक्त जियोग्राफिक सिचुएशन बनी हुई है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन की सिचुएशन बनी हुई है। पाकिस्तान एक बड़ी अहम राहदारी भी है और पाकिस्तान और जो CPEC है यानी 8 कॉरिडोर बनाए हैं चाइना में, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर ये CPEC है जो पाकिस्तान से निकलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पोटेंशियल जाया हो रहा है और ये जाया होता रहेगा अगर आपके पास इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं होगी जो कि सबको अपनी अपनी जगह पे बैठा सके। ट्रंप साहब को भी अपनी जगह बैठाने की जरूरत है, चाइना को अच्छी तरह अलाइन कराने की जरूरत है। और चाइना का ये तरीका नहीं है कि वो आपको बताए कि ये करो। चाइना जो है वो बैकग्राउंड सिंगर है, उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर कोई हिम्मत हो कि आप खुद अपनी हिम्मत करें। जब तक आप अपने दोस्त नहीं हो सकते, कोई आपका दोस्त नहीं होगा, कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। पहले आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी तरह आप एक अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो और इकोनॉमी के लिए आप इतना ग्रो कर सकते हो। अगर ओमान जिसकी छोटी सी बंदरगाह है, UAE जो इतना सा मुल्क है, UAE में तो बहुत ज्यादा तेल नहीं निकलता है, लेकिन पाकिस्तान में कितने रिसोर्सेज है जो अनटैप्ड है। पाकिस्तान में तो बेतहाशा रिसोर्स, और पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क है और ग्वादर इतनी बड़ी पोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान का पोटेंशियल अनटैप है, यूज ही नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई आके बिजनेस नहीं करना चाहता। कोई कैसे बिजनेस करेगा अगर आपके यहाँ इंसाफ ही नहीं होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको ये अर्ज किया था कि आज से 30 साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा चाइना जाता था इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, आई वाज हेड ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशंस, तो मैंने रीबॉक के CEO से बात की और मैंने कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं अपना बिजनेस लेके जाते। तो उसने कहा कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा यार क्या बात करते हो, स्टेबिलिटी नहीं है। उसने कहा कि आपको अभी समझ नहीं आई, आप देखोगे कि पाकिस्तान में कोई स्टेबल सिस्टम नहीं है। तो जब स्टेबिलिटी नहीं होती, और उस 30 साल पहले तो बेहतर स्टेबिलिटी थी, अब तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती तो कोई मुल्क आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मुल्क तो क्या, आपके अपने घर वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है और आपकी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन ये पोटेंशियल अनटैप है और ये तब तक पोटेंशियल यूज नहीं हो सकता जब तक आप स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ आप कायम नहीं करते हो। और वो तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि आपकी आपस में अलाइनमेंट नहीं होगी। आप जितनी मर्जी बाहर कोशिश कर लें अलाइनमेंट करवाने की, लेकिन आपके घर के अंदर जब तक सुकून नहीं होगा,
होगा आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप कभी किसी ऐसी फैमिली को जिसके अपने घर के अफराद उनमें इत्तेहाद ना हो और वो बाहर उनकी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों को समझ के आपस में मिल बैठे और ट्रूथ और रिकंसिलिएशन की टीम बनाए और एक स्टेबिलिटी, एक रिकंसिलिएशन के फार्मूले पे अमल करे और उसके साथ खान साहब को बाहर लेके आए और एक ऐसा फार्मूला तय करें जिसमें सबके लिए बेहतरी हो सके। और उसमें एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि कासिम मुनीर साहब अब चाह रहे हैं कि 27 तो आने वाला है और उसके बाद वो बेशक सऊदी अरब वाली पोजीशन पे वो जो उनकी हेड ऑफ आर्मी है और उसको जो डेवलप कर रहे हैं उस पर वो चले जाएं और कोई रिकन्सिलिएशन कर लें। लेकिन बात यह है कि जब तक आपकी रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, जब तक आप नेल्सन मंडेला वाला फार्मूला नहीं अपनाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आगे जा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर हमने 9 मई से कुछ सीखा है या 7 मई से कुछ सीखा है और अगर हमने अपने जितने भी बड़े बड़े सकूते ढाका भी हुआ उससे भी हमने जो सीखा है, तो वो ये है कि हमें आपस में रिकन्सिलिएशन करनी होगी और हमें इस पूरे सर्कल से बाहर आके मिल के आगे चलना होगा और डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ ही इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। थैंक यू।